आगे चले जाए। बुला रहा है, कुछ कहना चाह रहे इसी बात मैं इस बात पे ये कह रहा था कि जैसे सर पे मौत मंडराती है ना, काल आता है, जनता के सर पे ऐसे हेलीकॉप्टर में मंडराते हैं और चले जाते हैं। जमीन उनकी खिसक चुकी है क्योंकि वो जमीन पे उतरने नहीं दिए जाते। तो ये बड़ी उपलब्धता है कि जो राजनीतिज्ञ है एक ऐसे पद पे पहुंच गया कि मुख्यमंत्री का पद उसको मिल गया। जिस जनता से वो पद मिला, आज उस जनता के बीच में उसको जमीन पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है, हिम्मत नहीं मिल रही है, उतनी सुरक्षा नहीं मिल रही है कि वो पूरे अमले को लेके भी और जहाँ चाहे अपने प्रदेश के अंदर उसका मुखिया होने के बाद वहाँ पे उतर के कोई कार्यक्रम कर पाए। ये बड़ी चीज। डॉक्टर साहब आमतौर पे अपने कहावत है कि भाई काल का टाल नहीं है, तो ये हुआ कहावत तो आपने झूठी बना दी या झूठी कर दी है। इसी बहुत घनी चीज झूठी होंगी। जब आप ये देखो, इसकी जो आप भाई साहब से उपलब्धि पूछ रहे थे ना, घनी इतनी उपलब्धि है इस आंदोलन की। अगर यह काले कानून वापस भी नहीं होते ना, तो इतनी उपलब्धि है जो कभी वापस नहीं होंगी। पहली चीज तो उपलब्धि है कि आज़ादी के बाद हमने अपने आज़ाद देश में सांस लिया। हमने संघर्ष ना कभी देखा था, ना कभी सुना था और ना करना सीखा था। आज जो है भारत का पूरे का, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, इनके जन जन ने, जिसमें खासकर मैं जो है योगदान महिलाओं का बताना चाहूँगा, जो घर की चार दीवारी से नहीं निकलती थी, आज वो बढ़ चढ़ के नारे लगाती हैं। पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ने की हिम्मत आ गई है। आप ये देखिए, एक बच्चा जो घर से कभी नहीं निकला हो, लड़की, और वो आज पुलिस के जो है बैरिकेडिंग तोड़ने की हिम्मत रखती है। वो 307 के मुकदमे झेलती है और उसके बावजूद किसान जिंदाबाद का नारा लगाते। तो ये हौसला दिया है इस आंदोलन में, ये सीखने को मिला है। ये कौम जो है ये जो गुर सीख गई सरकार के साथ, तानाशाह के साथ, पूंजीवाद के साथ लड़ने के, ये गुर कभी इनसे कोई वापस नहीं ले सकता। दूसरी उपलब्धि ये है कि ये सरकार बेशक से बैठी है। ये इस तरह की सरकार है जैसे पिंजरे में बंद शेर होता है, जो असल में तो जनता के अधीन है कि जनता कब ताला खोले और कब करे। वो एक शो पीस की तरह बैठा है, ना वो जनता के बीच में आ सकता है, ना वो अपनी मनचाही कर सकता है। चाहे उसमें आप मोदी को ले लो, चाहे उसको जो है आप खट्टर को ले लो, और चाहे खट्टर साहब की सॉरी मुंह तो लग जाए क्योंकि हरियाणा में ये बात चल रही, खट्टर साहब की पत्नी कहते हैं उनको, क्या नाम है, उप मुख्यमंत्री में तो नाम रुका मार के बताओ, किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरा आप देखिए कितना बड़ा कैडर है बीजेपी का और संघ का। आज आपको उनका आदमी कैमरे पे आके बोलता हुआ नहीं मिलेगा। घरों के अंदर बंद होकर बैठ गए हैं। दुष्यंत के आदमी खुद ये कह रहे हैं भाई साहब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। RSS के आदमी जो है RSS को छोड़ के जनता के बीच में आने लग गए हैं। ये उपलब्धि है। हरियाणा पंजाब के बीच में जो SYL की खाई खड़ी थी, वो तोड़कर हरियाणा पंजाब एक ही लंगर के अंदर खाना खा रहा है, एक ही टेंट के अंदर सो रहा है। ये जो है हमारी जो है यहाँ से उपलब्धि है। डॉक्टर साहब, हमने एक सवाल किया था जिगरी बॉर्डर पे मैंने किसानों से, जब एक बार बात चली थी कि SYL का मुद्दा पता नहीं वो किन लोगों ने उठाने की कोशिश की थी किसान आंदोलन के बीच में, तो हमने पंजाब के किसानों से पूछा कि SYL के बारे में क्या कहेंगे। तो किसानों ने ये कहा था कि हमारे छोटे भाई हैं हरियाणा वाले, SYL तो कोई मुद्दा नहीं, हम खुद ही नहर खोद के दे देंगे इनको। बिल्कुल बिल्कुल ये कही थी। ये बीजेपी की चाल थी। अब सिंह यादव जो है वो हिरवाटी से आते हैं, उनकी मांग के ऊपर SYL के ऊपर इन्होंने वो नकली किसान बिठा के और उनसे वो करवाया था। लेकिन हुआ बहुत सारे पंजाब के किसानों ने जो कहा वो बात ठीक है, सच्चाई है। देखिए दो तरह की बात है, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ। बेशक से कभी SYL का मुद्दा आएगा तो हो सकता है कि सरकारों के लेवल पे फिर से कोई खींचातानी हो जाए, लेकिन जो आम जन है ना, उसके अंदर जो प्रेम और जो एकता का भाव है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये लड़ाइयाँ, ये खींचातानी हमेशा सरकारों में होती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, यहाँ पे आज से 3 साल पहले 4 साल पहले पाकिस्तान के 2 गायक आए थे, उनके प्रोग्राम थे। हमने उन लोगों को जो है अपने घर पे अपने भाई की तरह रखा। यहाँ से जो लोग पाकिस्तान में जो कलाकार खिलाड़ी जाते हैं, MDU में भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, पठानिया स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम कराया था उनका। मैं ये कह रहा हूँ कि आम जनता के बीच में आपस में कोई दुश्मनी कहीं नहीं होती, कभी नहीं होती है। ये लकीरें खींची जाती है राजनीतिकों के द्वारा, ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के इनके ऊपर राज करना आसान हो जाए, इनको लड़ाना आसान हो जाए। आप ये देखिए, हमारे गाँव में अब भी मुसलमान भाई रह रहे हैं,
हम उनके साथ खूब प्यार से रहते हैं, हमारे त्योहारों में वो शामिल होते हैं, हम उनके त्योहारों में शामिल होते हैं। तो ये जातिगत एका हुआ है। जो जाट आंदोलन के अंदर 35 एक तोड़ दिए थे, आज एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे, एक टेंट के अंदर आपको 36 कौम जो है, उसमें ब्राह्मण भी मिलेंगे, उसमें वणिये भी मिलेंगे, उसमें दूसरी जो जातियाँ हैं, सारी जातियाँ मिलेंगी। तो ये जो सारी उपलब्धियां हैं, ये हमसे कौन छीन पाएगा? ये और जहाँ तक बात काले कानून के वापस होने की है, मेरा अपना निजी मत ये है कि काले कानून तो आए 20 जून में है, 20 जून को भी देख आया था और जो है सितंबर में पास हुआ था। इससे पहले हमारी हालत कुर्सी हम सोने की थाली में खाया करते हैं। क्या था हमारा जो है, हमारी तो जुत्ती जो है जब तक टूट रही है, जब तक सामंतवाद देखा करते हैं हम आज़ादी से पहले, तो हमारे लिए किसी भी सरकार ने कुछ कभी नहीं किया है। हमेशा ही पहले जमींदार और सामंत लूटा करते थे, अब ये साहूकार का नाम बदल कर पूंजीवादी हो गए हैं, बिजनेसमैन हो गए, और इधर से जो है ये जो सरकारें जो बिजनेसमैन की गोदी में बैठती ये होगी। तो वही व्यवस्था जो पहले थी, बिल्कुल वही आज भी वही व्यवस्था। मैं तो एक और बात बताना चाहूँगा व्यवस्था के ऊपर, आपने पूछा ये ओपन मार्केट की जो बात अभी कर रहे हैं, पहले ओपन ने तो था मार्केट है, और कोई भी साहूकार कोई भी जमींदार जो है जाकर उसके खेत में तो उसका गेहूँ सास के था। आज भी यह व्यवस्था करने लग रहे हैं, तो जिस दिन हमारी जीरी लिकड़ेगी, हमारा गेहूँ लिकड़ेगा, उस दिन ये अपना करार लेकर पहुँच जाएंगे। अगर जी यो करार था और जी दो हमारा सारा हमारा खाने का बच्चों से ना बच्चों। तो इस व्यवस्था को जो पहले जो लाने जा रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए लोगों ने संघर्ष किया होगा। इसको तोड़ने के लिए खूब संघर्ष हुआ था, और आज़ादी के बाद जो बात स्वराज की थी कि जन जन का खुद का राज होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की थी, उसको दोबारा तोड़ा जा रहा है। आप देखिए स्कूलों का जो है निजी स्कूल हुआ करते थे जब भारत जो है गुलाम था, उनका नेशनलाइजेशन करना पड़ा था। उसके बाद जो बैंक थे वो लालाओं के थे, उनका नेशनलाइजेशन करना पड़ा था। हवाई अड्डे किसी के थे, रेल किसी की थी, उनका नेशनलाइजेशन करना पड़ा था। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये उसको जो है वापस जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या माने कि दोबारा से गुलामी की तरफ जा रहे हैं? डेफिनेटली गुलामी की तरफ जा रहे हैं, और पूरे षड्यंत्र, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये तानाशाही व्यवस्था दोबारा स्थापित की जा रही है। और मैं तो यह कहता हूं कि इससे अच्छे तो अंग्रेज कहला जाएंगे। जो बर्बरता इन्होंने अपने ही भाईचारे के प्रति जो दिखाई है, जिस तरह आप देख रहे हैं, आप मीडिया बंधु दिखा रहे हैं, लाशें जिस तरह हो रही हैं। कल मैं एक इंटरव्यू करके आया ग्राम बजबाई का, जो 7 धुओं के बीच में तप रहा है। ये लोग मर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने असंवेदनशील तो अंग्रेज भी नहीं थे। तो इन्होंने तो सारी सीमाएं लांघ दी हैं और इस लोकतंत्र का नाश करेंगे और संविधान को जो है धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। आज आप चाहो वो बात नहीं रख सकते, आज आप चाहो वहाँ पे जा नहीं सकते। उन्होंने राजधानी के चारों तरफ कील गाड़ दी, जबकि चलने का, विचरण का, स्वतंत्रता से अपनी बात रखने का ये संवैधानिक अधिकार थे हमारे। तो जो भाग 3 है ना, इस भाग 3 को धीरे धीरे इसमें से खत्म कर देंगे। आप योगी की स्टेटमेंट देख लीजिए, सहिष्णु शब्द नहीं डालना चाहिए था संविधान के अंदर, तो क्या डाल रहे हैं संविधान के अंदर? ये संविधान को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये संविधान लोगों को ताकत देता है। उनके हिसाब से क्या कठोर शब्द डालना चाहिए था? उनके हिसाब से तो कट्टरवाद डालना चाहिए। अगर वो कुछ एक को हिंदू बना दे, कुछ एक को बौद्धिस्ट बना दे, कुछ एक को ईसाई बना दे, ताकि बांट के राजनीति करें। एक बार उनकी तरफ हो जाए एक पार्टी, दूसरी पार्टी उनकी तरफ हो जाए, लोग लड़ते रहे और ये कमा अदल बदल के अपना मौज कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है इस प्रकार की व्यवस्था लाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ ये कमेरा वर्ग खड़ा हुआ है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये फसलों के रेट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान की रक्षा की है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये हर एक वर्ग को एक साथ वापस लाने की लड़ाई है, कमेरे वर्ग की रोजी रोटी ना छीनने देने की, और प्राकृतिक संसाधनों पे केवल 1 या 2 पूंजीवादी का कब्जा ना होने देने की लड़ाई है। ये लोगों को समझ। धन्यवाद साथियों। तो ये डॉक्टर अजय बल्हारा जी का कहना है कि भाई 3 काले कानून अगर वापस नहीं भी होते हैं तो इस आंदोलन से इस देश की जनता को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मौजूदा पीढ़ी को कैसे आंदोलन लड़ने चाहिए, क्यों लड़ने चाहिए, इस बात की ट्रेनिंग भी इस आंदोलन से मिल जाएगी। क्योंकि आज़ादी के बाद शायद पहला आंदोलन है ये जो इतना बड़ा मेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, सॉरी, कल मैं खटखट टोल पे एक नारा दे के आया हूँ भाई। बंगाल इलेक्शन में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक नारा दिया था,
वोट की चोट। आज मैं नया नारा देता हूं कि पूंजीपति को भी झटका देना है, इसलिए नोट की चोट भी देनी पड़ेगी। तो सभी भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत में जितने भाई हैं, किसान, कामगार, छोटे व्यापारी, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई 20,000 25,000 तो ऊपर की कोई भी खरीद जो है किसी भी अपनी गली में अपने गाँव के दुकानदार अपने भाई से खरीदो। छोटे भाई, हाँ, एक मॉल खुलता है 1,000 दुकानें गायब हो जाती है। हाँ, इनका सबका जब तक विरोध नहीं करोगे, इसी तरह जो चैनल है, टीवी चैनल जो बड़े जो गोदी मीडिया है, इनको देखना बंद करोगे, इनकी टीआरपी गिरेगी, इनको ऐड मिलना कम हो जाएगी, धीरे धीरे टूट जाएंगे। जब तक हम नोट की चोट इस पूंजीपतियों को नहीं देंगे तब तक भी नहीं जीत सकते हैं। तो साथ साथ में तीसरा शब्द जोड़ता हूँ, रोट की चोट, कि किसान जो है 1 साल 1 फसल ने किससे भी बड़े व्यापारी को नहीं बेचेगा। जब ये भूखे मरेंगे तो एक किसान के कदमों में आके गिरेंगे। तो 3 चोट हमें इनको देनी पड़ेगी, रोट की चोट, नोट की चोट और वोट की चोट। ये नारा जो है मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आते हैं। जरूर डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 नारे अब याद रखने पड़ेंगे हमें, एक की बजाय वोट की चोट की बजाय 2 नारे और इन्होंने ऐड कर दिए, रोट की चोट और नोट की चोट। जो अर्थव्यवस्था को बचाएगी वो नोट की चोट है, और जो हमारे ज़िंदगी को बचाएगी वो रोट की चोट है। इनका मानना है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको अनाज बेचना बंद करें तो क्या देखेंगे कि वो अपने गोदामों में अनाज उगा सकते हैं या क्या करेंगे वो लोग। उनको भूखा मरने पर मजबूर कर देगा ये किसान। डॉक्टर साहब का ये कहना है। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।